अस्सलाम वालेकुम। वफाकी हुकूमत ने आज एक बहुत ही अहम पेशरफ्त की है। जनरल आसिम मुनीर इनको चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए नामज़द कर दिया गया है और जनरल साहिर शमशाद इनको चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए नामज़द करके एडवाइस जो है मंजूरी के लिए सदर साहब को भेज दी गई है। जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह का फौजी करियर इंतहाई शानदार एयरफोर्स रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन हासिल किया। वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला के 17वें कोर्स से एजाजी शमशीर के साथ पास आउट हुए। आज तक किसी और आर्मी चीफ के हिस्से में ये एजाज नहीं आया। सैयद आसिम मुनीर को मार्च 2018 में हिलाल इम्तियाज मिलिट्री के एजाज से नवाजा गया। सितंबर 2018 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई और उन्हें DGISI के ओहदे पर तैनात किया गया। पाकिस्तान की अस्करी तारीख में जनरल सैयद आसिम मुनीर वो पहले आर्मी चीफ होंगे जो 2 इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस की सरबराही कर चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर 16 जून 2019 से 6 अक्टूबर 2021 तक कोर कमांडर गुजरांवाला के अहम मनसब पर फाइज रहे। वो पहले क्वार्टर मास्टर जनरल भी होंगे जिन्हें आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कलाम पाक को अपने सीने में महफूज कर रखा है। उनके दोनों भाई कासिम मुनीर और हाशिम मुनीर भी हाफिज कुरान हैं। उनके खानदान को हफ्फाज कुरान का खानदान कहा जाता है। उनके वालिद सैयद सरवर मुनीर रावलपिंडी के इलाके लाल कुर्ती के स्कूल में प्रिंसिपल थे। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा अक्टूबर 1985 में पाक फौज का हिस्सा बने जब उन्होंने सिंध रेजिमेंट की 8वीं बटालियन में कमीशन हासिल किया। सेकेंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक इनकी तरक्की का सफर शानदार रहा और उन्होंने इस दौरान कई अहम ओहदों पर जिम्मेदारियां अंजाम दी। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 8 सितंबर 2021 से कोर कमांडर रावलपिंडी के ओहदे पर फाइज हैं। वो इससे कबल चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। नवंबर 2019 तक उनकी साबका असाइनमेंट्स में एडजुटेंट जनरल और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के ओहदे शामिल हैं। 3 स्टार जनरल की हैसियत से तरक्की से पहले साहिर शमशाद मिर्जा ने ओकाड़ा में 40वीं इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड भी की। उन्होंने इसके अलावा भी कई अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दी। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, वफाकी वज़ीर दिफा। ख्वाजा साहब, आज आखिरकार वो दिन आ गया कि आपने नए आर्मी चीफ और नए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी दोनों की एडवाइस जो है सदर साहब को भिजवा दी। थोड़ा सा काबीना के इजलास का हवाल बताएं। कंसेंसस डिसीजन था या कोई मुख्तलिफ आराई? नहीं जी, बिल्कुल कंसेंसस डिसीजन था। शहबाज शरीफ साहब ने जो है ये पिछले 3-4 दिन से बल्कि इससे भी ज़्यादा से ये एक्सरसाइज कर रहे थे और उनसे एक आप कह सकते हैं कि ब्लैंकेट अप्रूवल ली हुई थी कि आप जो हमारे इत्तेहादी हैं उन्होंने एतमाद का एक किस्म का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शहबाज शरीफ को दिया हुआ था कि आप जो फैसला करेंगे वो हम आपके साथ हैं। कल जो है जो लीडरशिप है जो उनकी तमाम कोलिशन पार्टनर्स की, उनको मियाँ साहब ने खाने पे बुलाया था। जरदारी साहब परसों मिले थे। सो सारे जो हजरात हैं, लीडरान हैं, वो सारे के सारे ऑन बोर्ड थे और उनकी ब्लेसिंग्स जो हैं वो शामिल थी इस सारे सिलसिले में। कोई दूसरी राय नहीं थी? मतलब एब्सोल्युटली नॉट। शुरू में आता रहा कि जरदारी साहब शायद किसी और को सपोर्ट कर रहे थे, ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं थी। जरदारी साहब ने फुल ब्लेसिंग्स जो हैं दी हुई थी, बल्कि इस सिलसिले में उन्होंने बाकी इत्तेहादियों के साथ भी बातचीत रखी, तो उनकी मेजर कंट्रीब्यूशन है इस सारे प्रोसेस में। अच्छा ख्वाजा साहब, इस मामले में एक क्लैरिटी थी इस दफ़ा आपकी हुकूमत में। हम सुन रहे थे कि नवाज शरीफ भी चाहते हैं और शहबाज शरीफ भी चाहते हैं कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो है उसको फॉलो किया जाए। तो सीनियरिटी का अकेला प्रिंसिपल वो मद्देनज़र रहा आपके, या जो किसी सियासी वाबस्तगी का ना होना उसको भी आपने सामने? देखिए मलिक साहब, हमें ये बड़ा शदीद इस बात का एहसास है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो एक डिस्कनेक्ट करने से सियासत के साथ जो है जो एक पुराना रिश्ता 75 साल से एक चला आ रहा है फ़ौज का सियासत के साथ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको उन्होंने अपने आप को कहा जी कि हम अपने कन्फाइन करेंगे अपने आप को आइनी हदूद के अंदर।
और उससे इमरान खान साहब ने नाराज़गी का भी बड़ा इजहार किया, अजीब अजीब नाम दिए कि कौन न्यूट्रल हो सकता है, ये न्यूट्रल तो कोई नहीं हो सकता, मेरी साइड लेनी चाहिए। ये सारा इट इज़ पार्ट ऑफ आर लास्ट 3-4 मंथ्स की जो हमारी हिस्ट्री है उसका ये हिस्सा है। तो उस चीज़ को रीइंफोर्स करते हुए हमने ये सारी चीज़ जो है मद्देनज़र रखी कि जो आर्मी चीफ़ की जनरल बाजवा की जो ख्वाहिश है, और लाजमी तौर पे उनकी ख्वाहिश जो है इज़ बैक्ड अप बाई जो सारी अफवाज हैं हमारी जो है उनकी भी ये ख्वाहिश होगी कि एक नए बाब का हम आगाज़ कर रहे हैं, और उसमें सिविलियन हुकूमत को भी जो है ना साथ ये इसको रीइंफोर्स करना चाहिए कि हम कोई ख्वाहिशात का इजहार ना करें कि भाई हमारी वहाँ मदद की जाए वहाँ, लेकिन जो आइन के तहत जो उनकी ड्यूटीज़ हैं या लाइक इकोनॉमी के सिलसिले में, लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में, सैलाब के सिलसिले में, ये चीज़ें तो आइन के अंदर दर्ज हैं, ये वो तो उनकी जो उनके साथ जो शराकत है वो जारी रहेगी जो आइन के मुताबिक होगी। लेकिन हमने ये जो आज जो एक्सरसाइज की है इसमें आप हिसाब लगा लेना कि कोलिशन पार्टनर सारे आज मौजूद थे कैबिना में। लेकिन कंसिडरेशन की आपने वजाहत नहीं की, सिर्फ सीनियरिटी आपने देखी या ये भी देखा कि इनकी सियासी वाबस्तगी नहीं है, प्रोफेशनल सोल्जर के तौर पर रहेंगे? सारे प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं। इनकी किसी ये 6 लोग जो जिनके नाम आए थे, इनकी लोग स्पेकुलेट कर सकते हैं मलिक साहब ये, लेकिन फैक्चुअली आपकी कंसिडरेशन में क्या थी जब काबीना गौर कर रही थी, तो आपने किस चीज़ को मद्देनज़र रखा इन दोनों को तरजीह देते हुए? देखें, काबीना के सामने तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने काबीना ने उनको ऑथराइज़ किया, उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एडवाइस है वो सारी काबीना के सामने जो है ना पढ़ी कि मैं ये एडवाइस कर रहा हूँ, काबीना ने उसको इंडोर्स किया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने तमाम मशावरत के बाद जो है अपना राइट जो है अपॉइंटमेंट का आर्मी चीफ़ का और चेयरमैन जॉइंट चीफ़ का जो है ना उन्होंने एक्सरसाइज किया। जो लिस्ट के ऊपर प्रायोरिटी नंबर 1 पे जनरल आसिम थे, तो लेकिन आपने चेयरमैन जॉइंट के लिए जो लिस्ट पे नंबर 2 पे थे उनको तरजीह दी है, तो इसकी कोई ख़ास वजह थी? नहीं, कोई ख़ास वजह नहीं है। मैं एक आपको बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि अब तो ये ट्रांजैक्शन जो है गुजर गई है, अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे, और ये इसको कहते हैं सोलमनाइज भी जो है बाय इवनिंग और टुमारो, और जब भी प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो इसको इंडोर्स करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये तमाम 3 स्टार जनरल जो है ना वो एलिजिबल होते हैं फॉर दिस पोस्ट। कोई उसमें कोई मैं तो आपकी जो जजमेंट रैशनल है उसको मैं थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करता हूँ। लेकिन जब हमारे पास चीज़ें आती हैं वो एक ही कोर्स के आते हैं, रिकमेंडेशंस जो आती हैं वो प्रेफरेबली एक ही कोर्स के आते हैं। उस कोर्स में कमीशन का दिन जो है एक ही है सबका। ये नोशनल बात है कि जी ये नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर एक नोशनल बात है। उन्होंने एक दिन जो है पीएमए ज्वाइन किया है, एक दिन उन्होंने पीएमए से ग्रेजुएट किया है, कमीशन ली है, तो ये एक नोशनल चीज़ है कि आप उस कोर्स में कितने नंबर के ऊपर जो है ना वो उनकी सीनियरिटी कोई उसमें मैटर नहीं करती उस चीज़ से। इसे नोशनल चीज़, और इसका रिस्पेक्ट भी किया जाता है। रिस्पेक्ट वायलेट जो किसी सूरत में भी नहीं मैं कह सकता, क्योंकि 4थे नंबर पे भी लिए गए हैं चीफ जो हैं, 3रे नंबर पे भी लिए गए हैं, उससे पहले जो है 6ठे और 7वें नंबर पे लिए। मैं आपको लास्ट जनरल ज़िया 7वें नंबर पे थे जी। मैं आपको मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक मिसाल देता हूँ। इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली, जो जनरल बाजवा जिस साल प्रमोट हुए हैं एज चीफ जो है, उसमें 4 लोग जो थे वो एक कोर्स के थे, 4 या 5 जो थे वो एक ही कोर्स के थे। उनमें एक साहब जो थे जो लास्ट में थे वो उनसे एक कोर्स जूनियर थे। वो एक्चुअली होता है कि ये सारे एक सीनियरिटी के थे और वो एक कोर्स जूनियर थे। मैंने पूछा कि ये इनका नाम आपने क्यों रखा है, इसके बाद क्या ख़त्म हो गए थे इस कोर्स के लोग? उन्होंने कहा जी इसके बाद जो लोग थे सीनियरिटी पे नंबर 9 तक जो है, वो नंबर 9 तक एक ही कोर्स था, लेकिन उनमें 4 या 5 लोगों ने जो 5 के बाद या 4 के बाद जो आते थे
उन्होंने कोर नहीं कमांड की थी, इसलिए हमने उनका नाम इंक्लूड नहीं किया। लेकिन क्योंकि नंबर 5 जो है या 6 कंप्लीट करने थे, तो इसलिए हमने नेक्स्ट कोर्स का बंदा ले लिया। तो इसका मतलब है कि चॉइस इज अवेलेबल विद द प्राइम मिनिस्टर इवन टू अपॉइंट ए पर्सन हु इज ए कोर्स जूनियर। यहाँ पे जूनियर सीनियर का सवाल आ जाएगा, लेकिन एक ही कोर्स के लोग जो है ना, उनमें सीनियरिटी जो है इट इज जस्ट ए नोशनल थिंग एंड नथिंग एल्स। GHQ से जो डॉजियर साथ आता है पर्सनल फाइल्स के साथ, उसमें कोई तरजीह दी गई थी कि किन को? नहीं, उसमें कोई तरजीह नहीं होती। उसमें सिर्फ उन्होंने पर्सनल फाइल्स बना के देते हैं। Who is the most suitable candidate? इसके कोई रिमार्क्स। तो ये प्राइम मिनिस्टर की टोटल स्वाबदी जो है बिल्कुल 100% जो है प्राइम मिनिस्टर की है। आउटगोइंग जो चीफ हैं, वैसे तो उनका आईनी रोल नहीं, उनसे एक इनफॉर्मल नहीं, उनके साथ इनफॉर्मल बिल्कुल जो है बिल्कुल जनरल बाजवा के साथ जो है मुशावरत जो है PM साहब ने ज़रूर की होगी। ही इज ऑल्सो ऑन बोर्ड। जी बिल्कुल, वो उनकी जो है मुशावरत के दोनों अपॉइंटमेंट्स के ऊपर वो खुश हैं। ठीक है जी, मैं देखें इसमें जो है एक जो कानून और आइन की कंपल्शन नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक तरीक़ाकार है, उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने इन लोगों के साथ काम किया हुआ है, उनसे एक ऑफ द रिकॉर्ड जो है ओपिनियन लिया जा सकता है, जो बड़ा वैल्यूएबल है। मैं समझता हूँ कि जो प्रेसिडेंट चीफ हैं उनका जो ओपिनियन इन तमाम लोगों के बारे में बहुत वैल्यूएबल है, बहुत वैल्यूएबल है। अच्छा, लास्ट मोमेंट तक ये क्या सराई होती रही? चंद दिन पहले तक मेरे ख्याल में वो दुरुस्त नहीं थी, क्योंकि एक आध जगह पे मुझे खुद मौका मिला आर्मी चीफ से पूछने का। मैंने उन्हें सिर्फ इसलिए कुवैत के पूछा कि उनका कुछ नीयत हो तो पता चल जाए, लेकिन ही सेड कि वो जाएंगे, एक्सटेंशन नहीं लेंगे। लेकिन आखिरी दिन तक ये चल रही थी कि एक्सटेंशन हो जाएगी। ये मीडिया की मर्जी है जी, जो मर्जी चला दें वो, बस वो मीडिया ने एक इंटरेस्ट तो अलाइव रखना होता है ना। ऐसी मूव कब किसी को ऐसी मूव नहीं थी। अच्छा, प्रेसिडेंट अलवी साहब का रोल अब बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहले उससे एक चीज़ ये वजाहत कर दें कि 27 के ऊपर काफ़ी मीडिया के ऊपर स्पेकुलेशन थी कि 27 को जनरल आसिम ने रिटायर हो जाना, और सदर साहब ने अगर दस्तखत ना किए फौरी तौर पर तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि 27 को वो रिटायर हो जाएंगे। अब आपका पता चला है कि आपने उनको रिटेन कर लिया, रिटेन किया गया उनको। जी, रिटेंशन जो है वो मलिक साहब उनकी जो भी कानून और कायदे में अवेलेबल है, मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, हमने किसी में को कॉमा तक भी फुल स्टॉप तक कोई चेंज नहीं किया। जो एग्जिस्टिंग कानून जो है उसके मुताबिक जो है हमने ये पावर एक्सरसाइज किया। उस पावर के तहत आपने उनको 1 ईयर के लिए रिटेन कर लिया या एक्सटेंड कर दिया उनकी टर्म इन ऑफिस? आप जो मर्जी उसको नाम है, रिटेंशन का लफ्ज़, वैसे रिटेंशन का लफ्ज़ है। 1 साल के लिए उनको रिटेन कर लिया। मैं आपको एक और दूसरा ये है कि मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि जो ऑफिसर्स रिटायर हो रहे हों उनकी स्वाबदीद जो है उनकी रिटायरमेंट को इंडोर्स करना जो है ड्यू डेट के ऊपर, वो मिनिस्ट्री का काम है कि वो रिटायरमेंट जो है अप्रूवल जो है मिनिस्ट्री से होती है कि फ़लाँ 10 ऑफिसर्स हैं, ये फ़लाँ डेट को रिटायर हो रहे हैं, उनको हम बाकायदा एक प्रोसेस के तहत जो है उनको इजाज़त देते हैं। they are given permission to retire, you know. So this is the पढ़ी लिखी जो चीज़ है, जो 1 ईयर रिटेंशन है, मैं उसको समझना चाह रहा हूँ। 1 ईयर रिटेंशन इज द अथॉरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जी, प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी है। तो काबीना की मंजूरी के साथ प्राइम मिनिस्टर ने आज अपने फैसले की वो भी सनद ले ली साथ। जी। सदर साहब इसके ऊपर चाहे अगर वो और सोच विचार करना चाहते हैं तो वो 10-15 दिन लगा भी दें तो आपको नुकसान नहीं होगा। उनका ऑफिस एज इट इज़ बरकरार रहेगा। 27 को वो रिटायर नहीं होंगे। जी, उनकी मुद्दत 1 साल आगे एक्सटेंड होगी। जी। और वंस ही टेक्स ओवर तो 3 साल का टेन्योर, वो तो 3 साल का टेन्योर फ्रॉम द डे जिस दिन उनको बैटन ऑफ कमांड ट्रांसफर होगी उस दिन से, 29 से। बिल्कुल। सदर साहब के रोल के ऊपर आ जाते हैं। सदर साहब से एक डार साहब की मीटिंग रिपोर्ट हुई और सुनने में यही आया कि स्मूथली इसको आगे कैसे प्रोसेस को बढ़ाना। क्या डिस्कशन हुई थी उस मीटिंग में? मैं आपको बिल्कुल बगैर किसी रिजर्वेशन के आपको बता रहा हूँ कि उनकी मेन डिस्कशन जो है वहाँ पे इकॉनमी पे हुई है। इकॉनमी पे सदर साहब ने को अपने खदशात का इजहार किया, डार साहब ने उनको एक्सप्लेन किया, जो माहौल अच्छा है, स्टेबिलिटी लाने की बात हुई। इकनॉमिक स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है, उसके लिए जो है टेम्परेचर्स जो हैं वो नीचे लाने चाहिए, इस किस्म की बात हुई। कोई बात जो जिसको कहते हैं ना तफसीलन, जो जिस तरह आप सजेस्ट कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैं इस दौरान डार साहब के साथ 4-5 दिन से मेरी रोज़ाना मुलाकात होती रही है। मेरे ख्याल में मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये नहीं था, क्योंकि ये PTI वालों ने भी बाद में कहा कि मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये नहीं था। लेकिन क्या पासिंग रिमार्क में उनसे कॉन्सेंट ली गई कि हम समझी आएगी तो क्या उनका रद्द-ए-अमल होगा?
आप देखें मलिक साहब, अगर समरी का उनको कहना जो है, मैं अंदाज़न बात कर रहा हूँ, मैंने ये इसके ऊपर ना सुना है उनसे, डॉक्टर साहब से, ना उन्होंने बताया है कि अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर आप चाहते हैं कि चीज़ों को मुतनाज़ा ना रखा जाए, कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए इस मुल्क के अंदर, उसमें एक ये भी है कि आर्मी चीफ़ की जो अपॉइंटमेंट है उसको मुतनाज़ा नहीं हो, उसके मुतल्लिक़ जो है कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए जो है। उसकी वजह से है कि वो एक मुक़द्दस फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं और उस फ़रीज़े की या उस फ़र्ज़ की जो है डिमांड है, रिक्वायरमेंट है कि कोई कंट्रोवर्सी उसके साथ ना अटैच हो। तो इसलिए एक चीज़ जो है गारंटीड ली जाती है, एक चीज़ जो है अंडरस्टूड है कि कोई इस चीज़ को पाकिस्तान में 75 साल में किसी ने इसको जो है अनडिस्प्यूटेबल रखा है, अभी तक इसके ऊपर कोई नहीं होगा। मैंने आज ट्वीट भी की है, सुबह मैंने सदर साहब से रिक्वेस्ट की है, मैंने इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट की है कि इस चीज़ को, इस ट्रांजैक्शन को या इस ट्रांजिशन को जो है सियासत का मौजू ना बनाएं, सियासत के इसके ऊपर ना करें। ये जिस भी ओहदे की यानी वज़ीर आज़म की जो सवाबदीद है वो अनक्वेश्चनेबल है, अनक्वेश्चनेबल है। अगर रोक भी लेते हैं तो अल्टीमेटली वो ऑटोमेटिकली। अच्छा, इसका मैं अभी आपसे पूछता हूँ कि वो मुखालफत करेंगे तो फिर क्या होगा, लेकिन अगर सदर साहब समरी रोकते हैं तो समरी रोकने का मतलब ये होगा कि 29 को आर्मी चीफ तो रिटायर हो जाएंगे जनरल बाजवा, तो फिर इन ऑफिस कौन होगा एज आर्मी चीफ? सीनियर मोस्ट पर्सन, whoever is the senior most। जी बिल्कुल, सीनियर मोस्ट आदमी जो है, ये भी लिखी पड़ी बात है, ये है आर्मी के अंदर, ये भी लिखी पड़ी बात। तो सीनियर मोस्ट जो है उनके पास ऑफिशिएटिंग चार्ज आ जाए। अब आर्मी कैन नॉट स्टे विदाउट ए कमांडर, तो उनको एक प्रोविजनल चार्ज मिल जाएगा और 29 को जब कंफर्मेशन आ जाएगी तो फिर बाकायदा टाइटल असाइन हो जाएगा। सिर्फ टाइटल असाइन होने की हद तक ये मामला एक लीगल इशू रहेगा। मैं आपको कहा कि ये कार्रवाई है जो रस्मी आप कह लें आइन के तहत जो है, मैं उसको फुल रस्मी नहीं कहूँगा। तो सीनियर मोस्ट इज ऑलरेडी जनरल आसिम, तो इसका मतलब है 29 को इन एनी केस चार्ज उनको ट्रांसफर हो जाएगा। जी। तो आपको दाएं बाएं नहीं देखना पड़ेगा कि अब क्या करें, अभी समरी तो आई नहीं है। नहीं। मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, कुछ दरखास्त लेकर चला जाता है, कोर्ट टेकअप कर लेती है। मैं नहीं कमेंट करूँगा जी, वो तो सुप्रीम कोर्ट फिर अल्लाह ना करे कि ये हो, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि इसको जाना चाहिए। एक ऐसी कंट्रोवर्सी को नहीं खोलना चाहिए जो खुली नहीं है, उसको बंद ही रहने देना चाहिए। अच्छा, ये मेरा अपना ख्याल है कि तमाम तर अदारे जो हैं, तमाम तर जो कंपोनेंट्स हैं हमारी पावर स्ट्रक्चर के, वो इस सिलसिले में मैं खुदा न खास्ता कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट नाम के साथ सुप्रीम लगा हुआ है, तो मेरी क्या औकात है कि वो इस चीज़ को, जब आर्मी रिट्रीट कर रही है फ्रॉम पॉलिटिकल जो अरीना है या जो पॉलिटिकल एक सियासी जो के साथ उनका जो ताल्लुक़ था उसको महदूद कर रहे हैं, सिर्फ कानून और आइन के दायरे में जो ताल्लुक़ है वो रखेंगे। जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा जो था उनके फ़राइज़ से मनसबी जो हैं उनसे तजावज़ कर रहा था, उसको वो लपेट रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है तमाम दूसरे अदारों को, जो कानूनी और आइनी अदारे हैं, उनको उनकी मुआवनत करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उसको कंट्रोवर्सीज़ को दबाना चाहिए, कंट्रोवर्सीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ख्वाजा साहब, ये गुफ्तगू जारी रहेगी, एक ब्रेक करीब आ गया जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ हैं। ख्वाजा साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा का बयान है, वो आज मीडिया के ऊपर भी मौजूद बहस है, सोशल मीडिया पे भी है, उस पर शायद आइंदा आने वाले दिनों में आर्टिकल्स भी लिखे जाएंगे। जो उन्होंने 70 साल में कहा कि गैर आइनी सियासी मुदाखलत फ़ौज कर रही थी, पिछले साल फरवरी में हमने फ़ैसला किया कि आइंदा से नहीं करेंगे। इसके ऊपर पार्लिमान को बहस करनी चाहिए, क्योंकि कम से कम रिसेंट पास में, मैं IGI की अक्सर मिसाल देता हूँ, IGI से शुरू करके ये 2018 IGI 2.0 वर्जन था, उसका सिमिलर मॉडल पे 2018 भी बनी थी। हमें डिस्कस करना चाहिए कि इन चीज़ों को अवॉइड कैसे करना है, दोबारा ना आए, क्योंकि फ़ौज को भी सियासत से दूर रखने के लिए आप लोगों का भी एक रोल है। मैं आप कह रहा हूँ, मैंने आपको अभी कहा है कि जो पावर स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं बाकी, जिसमें पार्लियामेंट भी है, जिसमें एग्जीक्यूटिव भी है, जिसमें मीडिया भी है, जिसमें अदलिया भी है, इन लोगों को बजाय कि एक डिस्टेंस से बैठ के को फैसले करें या कोई कंक्लूजन्स ड्रॉ करें, नहीं,
बल्कि इन सब को मिलके अगर हमारी फ़ौज जो है अपने आइनी और कानूनी रोल में जो आपने मिसालें दी हैं 1990 की और 2018 की, उससे जो है वो अपने आप को डिस्टेंस कर रही है, तो हम लोगों को मदद करनी चाहिए बजाय इसके कि हम उसको। सर लेकिन कहने से उसके अमली इजहार ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जनरल अशफाक यानी के भी, मेरा ख्याल है अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा, इसी तरह के बयान सुने थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बाद, क्योंकि उस वक्त भी फ़ौज लाल मस्जिद के वाक़े के बाद आपको पता है एक यूनिफॉर्म ऑफिसर का पब्लिक प्लेस पर जाना मुश्किल हो गया था, नोटिफिकेशन जारी किया गया था आर्मी की गाड़ियों के लिए। अब उससे ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो कुछ पिछले 4-6 महीने में हुआ है, मीर जाफ़र कह दिया, मीर जाफ़र कह दिया, गैर मुल्की साजिश, हम लोगों को सियासतदानों को भी ये जो है एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है अपने ऊपर इम्पोज करना चाहिए कि जहाँ कानून और कायदे के उसके दायरे में जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं क्या दायरे से जो बाहर जाए फिर उसको क्रिटिसाइज करने की इजाज़त देंगे? जी बिल्कुल। ये मैं समझता हूँ कि आइन और कानून में ऑलरेडी चीज़ें मौजूद हैं, और ये आज जो सिचुएशन अराइज हुई है ये कोई कल की या परसों की, ये तरसों की नहीं है। ये आप हैं, मैं हूँ, और यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इंटरवेंशन देखी आपसे 1990 का आपने दिया, 1990 को गुजरे 32-33 साल हो गए हैं। और यहाँ पे हमारी नौजवान नस्ल जो है 25-26 साल के बच्चों को तो कोई पता नहीं 1990 में क्या हुआ था, उनको ये भी नहीं पता होगा IGI क्या थी। 2018 उसका रेप्लिकेट पूरा मॉडल। मैं उससे और पीछे आपको ले जाता हूँ कि जब रिपब्लिकन पार्टी बनी, इसमें पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 95% लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी भी बनाई गई थी। डॉक्टर खान साहब को वेस्ट पाकिस्तान का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, उसके पीछे भी उस वक्त जो है इंजीनियरिंग थी। डिफेंस मिनिस्टर साहब जो थे वो अयूब खान थे। मैं सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल, ये तारीख है। लेकिन अगर हम अपनी तारीख से ना बल्द हैं, हम अपनी तारीख को इग्नोर कर रहे हैं, हमारी तारीख की किताबों में जो है वो चीज़ दर्ज नहीं की जाती जो हुक्मरानों को पसंद ना हो, हम अपनी तारीख और अपने सबक जो पढ़ा रहे हैं नई नस्ल को स्कूलों में, कॉलेजों में, वो हुक्मरानों की मर्जी के मुताबिक जो है तारीख भी लिखी जाती है, इवन मज़हब भी लिखा जाता है उनके मर्जी के मुताबिक। अच्छा, जनरल आसिम के ऊपर आई होप के स्मूथली मामला आगे चले जाए, सबसे जो बड़ा जिम्मेदारी होनी है ना नेशनल सिक्योरिटी से ज़्यादा, ये जो अभी चीज़ हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ये उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ होना है, क्योंकि जनरल अशफाक कियानी को भी मुशर्रफ के बाद सबसे बड़ा बोझ ये था कि आर्मी का इमेज कैसे बहाल करना है। अभी भी हमने सोशल मीडिया पे जो यलगार देखी, इसको वो दोबारा बहाल कर सकते हैं, लेकिन अमली इकदाम से करना पड़ेगा। फुटप्रिंट फ़ौज का सियासत से दोबारा से हटाना पड़ेगा। मैं मलिक साहब दो सिचुएशन को माजरत के साथ जो है ना इक्वेट नहीं करता। जनरल मुशर्रफ के वक्त जो थी और बहुत से फैक्टर्स से जो बड़े एक्सट्रीम पे पहुंच चुके हुए थे। एक तो जनरल मुशर्रफ खुद बावर्दी सदर थे, उनका सियासत में उनकी एक सियासी पार्टी थी, PMLQ जो है उनकी एक सियासी पार्टी थी, बल्कि 2-3 पार्टीज थी। पैट्रियट भी जो है उन्होंने पीपल्स पार्टी से तोड़ के बनाई, PMLQ जो है PMLN से तोड़ के बनाई, साथ उनकी तीसरी पार्टी MQM भी थी उस वक्त जो है। तो ये सारी पार्टी जो है उनकी क्रिएशन थी। वो अवामी जलसे जो है मोची दरवाजे में और यादगार पाकिस्तान पे जाके बाकायदा वर्दी में अवामी जलसे एड्रेस करते थे। सर वो सारे मुझे थोड़ा सा मोहलत देना, थोड़ी सी मोहलत देना प्लीज़। वो सिचुएशन जो है मेरा ख्याल है कि वो दैट वाज वन बिग एक्सट्रीम कि आपने टेक ओवर किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट किया हुआ है, फिर LFO जो है वो नेशनल असेंबली से उसको इंडोर्स करवाया गया। बहुत सी और चीज़ें जिसमें नॉर्मल जो कानून थे उनकी भी धज्जियाँ बखेरी गई और आइन की धज्जियाँ भी बखेरी गई। आइन को जो उसको क्या कहते हैं उसको डिसफिगर कर दिया गया जो है आइन को। तो मैं समझता हूँ कि इस जो पिछले 3-4 साल में बहुत ज़्यादा रही है पेटनेज जो है, कोऑपरेशन जो है इमरान खान साहब के लिए पिंडी से, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अगर उसको और उसको किया जाए कंपेयर जो है, मेरा ख्याल है इसमें बड़ा फ़र्क है कि कई चीज़ों में आपको ज़्यादा तजावुज़ नज़र आएगा, कहीं पे कम तजावुज़ नज़र आएगा। लेकिन आई स्टिल बिलीव के ये रिट्रीट जो है, और उस वक्त दहशतगर्दी भी अरूज पे पहुंची हुई थी, हमारे गली मोहल्लों में जो है दहशतगर्दी जो है हो रही थी। अब जो है इस वक्त जो है रिट्रीट करनी जो है आसान है
क्योंकि आपने इतना एडवांस नहीं किया हुआ, फिज़िकली इतना एडवांस नहीं किया हुआ। उस वक्त बहुत ज़्यादा एडवांस किया हुआ था और वापस रिट्रीट करना जो है ना वो मुश्किल हो गया। जनरल कियानी साहब ने अगर किया भी, एफर्ट किया भी, तो उसके बाद ऐसे वाक़यात हो गए। आप देखें सलाला वाला वाक़या हुआ, बिन लादेन वाला वाक़या हुआ, बहुत से वाक़यात हुए। अटैक हो गया। मेरा असल में सवाल पूछने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में ये तसव्वुर करना कि किसी यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर को या एक फ़ौजी गाड़ी के ऊपर कोई बंदा आके हमला करेगा, ये तसव्वुर नहीं था। मतलब तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत समझा जाता था कि यूनिफॉर्म शख्स है या फ़ौजी गाड़ी है तो यहाँ पे जाएंगे तो आपको तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। लेकिन ये मुशर्रफ के बाद हुआ, जो जनरल कियानी को दोबारा फ़ौज के इमेज बहाल करने के लिए फिर काम करना पड़ा। अभी सोशल मीडिया पे अप्रैल ऑनवर्ड जब आपने ये रजीम चेंज, गैर मुल्की साजिश, मीर जाफ़र शुरू किया, ये कभी पहले नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा हुआ। ये काम अब दोबारा आपको फिर यहाँ से अपनी स्पेस रीगेन करनी है। बिल्कुल मैं एडमिट कर रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे जिन लोगों ने ये मीर जाफ़र और मीर सादक और न्यूट्रल और बैरूनी साजिश, इम्पोर्टेड हुकूमत, ये सारे का सारा उन्होंने अपना बयानिया जो है ना लपेट लिया है। अब वो कहते हैं ना अमेरिका का कसूर है, अब वो कहते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट का कसूर है, सिर्फ हमारी मदद नहीं उन्होंने की। यही कह रहे हैं ना, चोरों डाकुओं को रोक सकते थे, चोरों डाकुओं को, यानी यहाँ ये चोरों और डाकुओं को रोक सकते थे, उन्होंने नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि ख्याल करना चाहिए ना कि उनकी सफ़ों में चोर और डाकू ना हो। अब यहाँ ये थानेदारी जो है वो पिंडी वालों ने नहीं करनी। आप चोर डाकू जो है खुद हों और आप लोगों को ये एक बयानिया बनाया गया है कि जो क्या कहते हैं, उतों तो खाई जाओ तो विचों तो खाई जाओ तो उतों रौला पाई जाओ। ये वो बात है कि बिल्कुल ये पंजाबी का मुहावरा जो है सादक बिल्कुल आता है इमरान खान साहब के ऊपर जो है। उन्होंने तमाम तर, मैं अब उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं आज का दिन जो है खैर खैरियत से गुजर जाए तो बेहतर है। और खैरियत से दिन आएंगे, अल्लाह पाक करम फरमाए। ख्वाजा साहब ये गुफ्तगू जारी रहेगी, एक ब्रेक करीब आ गया जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ हैं। ख्वाजा साहब, जनरल आसिम या साहिर शमशाद के ऊपर कोई मेरे इल्म में नहीं है, एटलीस्ट कोई अभी दिन आगे चलेंगे पता चल जाए, लेकिन अभी तक मेरे इल्म में ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं है कि किसी लॉन्ग मार्च के पीछे थे या धरने के पीछे थे या एक सियासी जमात की, मेरे नहीं इल्म में कोई ऐसी एक भी वाक़या। एक इवेंट है जो एज DGI इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी कि कोई ट्रांजैक्शन थी किसी प्रॉपर्टी बिल्डर के दरमियान में और प्रोबेबली फरा के दरमियान में, जो इन्होंने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को बताई, उनको नागवार गुजरी, तो इनको DGI नहीं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान साहब, वो आज भी फरा को जो है, गोगी को जो है, मुझे मायूब समझता हूँ मैं ख्वातीन का नाम उनकी एब्सेंस में लेना जो है, लेकिन आई एम फोर्स टू स्पेल इट आउट कि उनके ट्रांजैक्शंस जो हैं आज भी वो डिफेंड कर रहे हैं मैं इमरान खान साहब। लेकिन उस आज भी NRO जो है केसेस सारे लाहौर में जो है पंजाब गवर्नमेंट जो है वापस कर रही है उनके जो है। उस वक्त के DGI की वो जिम्मेदारी थी कि प्राइम मिनिस्टर DGI की जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट की जो प्रेस्टीज है उसको प्रोटेक्ट करना। अगर कोई किसी गवर्नमेंट की प्रेस्टीज कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो वो अगर ISI या फौज जो है ये पॉइंट आउट करती है कि ये चीज़ें जो हैं इससे DGI को रिपोर्ट करते हैं ना प्राइम मिनिस्टर को, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया, प्राइम मिनिस्टर को नागवार गुजरा और उन्होंने दरख्वास्त करके उनको पोस्ट आउट करवा दिया। फिर ये कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात हो गया था, जनरल फैज़ इधर आ गए। शायद उनके दिमाग में वो एक चीज़ अटकी हुई है कि इन्होंने वो चीज़ आइडेंटिफाई की। मैंने नहीं ख्याल कि उन्होंने एक अपना फ़र्ज़ अदा किया। इमरान खान साहब को नागवार गुजरा, वो सेंसिटिव हैं उस खातून के बारे में, ये वो जाने और उनके सेंसिटिविटीज़ जाने, मैं कौन होता हूँ। अब सवाल यह है कि 3 साल जिस चीफ को अभी इन ऑफिस रहना है, तो क्या इमरान खान उससे इतनी बड़ी मुखालफत लेना पसंद करेंगे कि ओपनली उसको कन्फर्म करें? मेरा ख्याल है उनको नहीं लेनी चाहिए। मैं आपको बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ। मैंने कहा है, मैंने कल भी कहा है, परसों भी कहा है, 3 दिन से मैं ये टेलीविजन पे कह रहा हूँ कि ये उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक नया स्टार्ट लेने के लिए, एक नया वर्क जो है उलटने की पलटने की जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर वो ये अपॉर्चुनिटी नहीं अवेल करते तो मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ आदमी है। आइडियली उन्हें वेलकम करना चाहिए, क्योंकि आर्मी किसी का अपना बंदा नहीं होता। आपकी अपनी हुकूमत की पहली 5 अपॉइंटमेंट उसकी मिसाल है। 5 की 7 हमने 6 अपॉइंटमेंटें की हुई हैं। तो वी हैव द एक्सपीरियंस। कोई अपना हमसे ज़्यादा तजर्बाकार कौन है? तो इसलिए इमरान को आइडियली इनको वेलकम करना चाहिए ताकि स्मूथली आगे बढ़े। आई एग्री विद यू। जो कल वाला बयान था उसने थोड़ी तशवीश पैदा की, लेकिन मेरे ख्याल में वो अपॉइंटमेंट से पहले का था कि खेलेंगे। अपॉइंटमेंट के बाद शायद वो जो है अपना जो रेटरिक है या अपनी एक वो
मोमेंटम जो है ना उनकी ज़बान दराजी का वो बरकरार है अभी तक। अब इस अपॉइंटमेंट के बाद धरने का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? मेरा ख्याल है एक दिन का धरना है। वन डे आएंगे, हुकूमत से मुतालबा करेंगे इंतखाबात की तारीख तो हो सकता ना आए। ये भी पॉसिबिलिटी। उनको रियल थ्रेट मौजूद है? क्योंकि मैंने वज़ारत दाखिला के वो देखे हैं नोटिफिकेशन। नहीं, थ्रेट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स लेने चाहिए। बीबी का वाक़या ज़हन में रखें, 27 दिसंबर हमें भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आपको उनकी सिक्योरिटी को नीचे नहीं आने देना। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक करता हूँ, बल्कि सिक्योरिटी को जो है उसको अप स्केल करने की ज़रूरत है। इमरान खान आए, जलसा करें, आपसे मुतालबा करें कि अर्ली इलेक्शंस कराओ और चले जाएं। सियासी मामला है, उस पर हक है, वो करना चाहिए। बिल्कुल कोई कुछ करना चाहिए। क्या आप देखते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में इलेक्शंस हो जाए? मई जो अगली है या नहीं जी, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम तो यह है कि 13 अगस्त को असेंबली डिसॉल्व होगी, उसके बाद जो है 60 दिन या 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। फुल टर्म पूरी करेंगे, उसके बाद 60 रोज की जो मुद्दत है उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे या 90 रोज? देयर इज एब्सोल्युटली नो डिमांड, ना वक्त की डिमांड है, ना कोई पॉलिटिकल डिमांड है, ना कोई और डिमांड है कि वक्त से पहले इलेक्शन करवाए जाएँ। ये स्वाबदी जो है ये हमारी कोलिशन गवर्नमेंट की है, कोलिशन पार्टनर्स की है। वो जो डिसाइड करेंगे एक माकूल वक्त जो है, अगर पहले कराना चाहेंगे उस पर करा लें, नहीं तो आइन की एक बंदिश है उसके ऊपर डेट पे हो जाएंगे। तो इस साल के अख्ताम से पहले 31 दिसंबर से पहले फिर नवाज शरीफ पाकिस्तान होंगे इंशाल्लाह। 31 दिसंबर से पहले इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है, मैं कोई हतमी डेट नहीं दे रहा, लेकिन मुझे उम्मीद है, मेरी ख्वाहिश भी है। अल्लाह पाक करे स्मूथली ये सारे, आप बिल्कुल क्लोजिंग में स्मूथली ये सारी ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाएगी, फौज अपनी जगह पे आ जाए, वो केसेस वाला मामला भी कहीं सेटल हो जाए, फिर अगले साल में इलेक्शन का माहौल। ये कौन नहीं ख्वाहिश करेगा? जिसको इस मट्टी से थोड़ी सी भी मोहब्बत है, वो कौन नहीं ख्वाहिश करेगा इसके लिए? और हम तो, हमारे साथ जो पिछले 4-5 साल में हुआ, मैं उसको नरेट करना जो है, मैं समझता हूँ पॉलिटिकल वर्कर्स को नरेट करना भी नहीं चाहिए, लेकिन लेकिन उसको अगर आप देखें तो हमसे ज़्यादा कौन इस बात की ख्वाहिश करेगा कि इस मुल्क में ऐसा माहौल हो जिसको कानून और कायदे के मुताबिक जो है चलाया जाए। डिक्टेशन जो है वो कानून की हो, आइन की हो, वन पेज जो है वो आइन का हो, वो ये ना हो पिंडी और इस्लामाबाद का ना हो। आप लोग जो है बैठ के हमें क्रिटिसाइज़ करें, आप लोग हमारा मुहासबा करें, हमारी अकाउंटेबिलिटी करें, कोर्ट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट जो है वो सिलसिला चलाएं, पार्लियामेंट जो है अपनी साख जो है बहाल करे, सियासतदान अपनी साख बहाल करें। जनरल का बाजवा ने जो कल अपनी तकरीर में कहा है, मैं समझता हूँ कि बड़ी खूबसूरत बातें की हैं उन्होंने। अल्लाह ताला हौसला दे सबको कि उन बातों के ऊपर अमल दरामद हो सके। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।